हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी आप अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये जो हमारा बुक है BEVAE 181 और बुक का नाम है हमारा इन्वायरमेंट स्टडी। तो इस वीडियो में हम लोग इसी बुक को अच्छे से कवर करेंगे। इस बुक के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कलेक्ट किया गया है और एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बोल दूं कि इसमें हम लोग कितने टॉपिक को समझेंगे। तो इसमें हम लोग टोटल जो 13 टॉपिक है जो कि इम्पॉर्टेंट है इस बुक से हम लोगों ने कलेक्ट किया गया। तो सबसे पहले हम लोग इसमें टॉपिक को समझेंगे। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा टॉपिक क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक दिया गया है पर्यावरण क्या है, यानी कि इन्वायरमेंट होता क्या है। फिर इन्वायरमेंट के घटक क्या होते हैं, इसका महत्व क्या होता है, और उसके बाद 4 नंबर में पारिस्थितिक तंत्र, प्रकार, विशेषता और कार्य। पारिस्थितिक तंत्र यानी कि जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इकोसिस्टम, उस पर हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग ओनली टॉपिक को जान ले रहे हैं कि हम लोग इस वीडियो में आखिर क्या क्या समझेंगे। और उसके बाद हम लोग संसाधन के बारे में जानेंगे। फिर नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं उसको हम लोग जानेंगे। देन हम लोग वन संसाधन क्या होते हैं उसको भी जानेंगे। देन जैव विविधता। देन अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा कि जैव विविधता के खतरे क्या है, उसके क्या संरक्षण है, उन सभी को हम लोग जानेंगे। देन हम लोग बात करेंगे ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं और इसके अंदर में कौन कौन से होते हैं, उन सभी को हम लोग पूरा अच्छे से डिटेल में जानेंगे। अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा हमारा प्रदूषण क्या होते हैं, पर्यावरणीय प्रदूषण क्या होते हैं, इसके प्रकार, इसके कारण, इन सभी को हम लोग जानेंगे। देन हम लोग 12 नंबर पॉइंट में आएंगे जो कि हमारा है वैश्विक पर्यावरण समस्या क्या होती है, इसके प्रकार। देन हम लोग लास्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें आपदा क्या होते हैं, इसके प्रकार। देन हम लोग चिपकू आंदोलन पे बात करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि इस वीडियो में हम लोग एक्चुअली पढ़ेंगे क्या। अब देखिए, हम लोग टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको 2 पॉइंट बोलूँगी। पहला तो इसमें हम लोग ओनली टॉपिक को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। और देखिए, जो इन्वायरमेंट स्टडी करते हैं तो ये सभी के लिए। और दूसरा पॉइंट ये गाइस कि इसकी हम लोग पार्ट 2 भी लाएंगे जिसमें हम लोग ओनली क्वेश्चन, यानी कि इस बुक से रिलेटेड MCQ टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उस पर हम लोग बात करेंगे। बट इस वीडियो में हम लोग ओनली टॉपिक को समझेंगे। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पर्यावरण क्या होता है, यानी कि इन्वायरमेंट। व्हाट इज इन्वायरमेंट, तो इसको हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है और आई थिंक ये पता होगा आपको, बट फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है इस पॉइंट के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो हमारे चारों तरफ वो प्राकृतिक आवरण जो हमें सरलता पूर्व जीवन यापन करने में सहायक होता है। यानी कि देखिए, हमारा जो वातावरण है वो एक चीज़ों से नहीं बना है। हमारे चारों तरफ बहुत तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है, बहुत तरह के आवरण है जिसको मिलाकर ये पर्यावरण का निर्माण हुआ है। और पर्यावरण इसे ही हम लोग कहते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया कि पर्यावरण होता क्या है। अब हम लोग बात करते हैं पर्यावरण से हमें वो हर संसाधन उपलब्ध, यानी कि पर्यावरण क्या हमें बहुत तरह की चीज़ें, बहुत तरह की सुविधाएं देती है कि हम लोग अपना जीवन जो है वो अच्छे से बिता पाते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जैसे कि जल देता है हमें, खाद्य पदार्थ, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें एक उपहार, यानी कि पर्यावरण हमें भेंट देता है। यानी कि देखिए, पर्यावरण में हमें जीने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें हमें मिलती है। तो हमारे पास हर वो चीज़ है जो हमारे जीने के लिए ज़रूरत है। तो पर्यावरण वो हमें हर चीज़ देता है। तो इसलिए हमें हमेशा अपने इन्वायरमेंट के लिए, अपने नेचर जो चीज़ें हैं उसके लिए हमेशा हमें थैंकफुल रहना चाहिए, हमेशा उससे थैंक बोलना चाहिए कि इतनी सारी चीज़ें उन्होंने हमें दी है। तो पर्यावरण क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया इस पॉइंट में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पर्यावरण घटक क्या होते हैं। तो आप यहाँ पर पॉइंट देख सकते हो, यहाँ पर 3 घटक के बारे में बोला गया है। पहला जो हमारा घटक दिया गया है वो है हमारा भौतिक या अजैविक घटक। तो इसमें हमारे देखिए, एक तो हमारा आपको पता होगा पर्यावरण जो है 2 चीज़ों से ही बना है, या तो सजीव और निर्जीव, पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें आते हैं। तो इसमें देखिए, जो हमारा जैविक या इसे हम लोग अजैविक, यानी कि इसके अंतर्गत जो प्राकृतिक चीज़ें होती है, निर्जीव जो चीज़ें होती है वो आती है, जैसे कि स्थल हो गया, भूमि, जल, वायु, ये सारी चीज़ें हमारी आती है। और उसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट में आता है वो है जैविक। जैविक में हमारे कौन, मनुष्य आ जाते हैं, छोटे जीव, बड़े जीव, बहुत तरह की चीज़ें इसमें आती हैं। इस पॉइंट में हमारे सजीव जीव आते हैं। ओके,
अब हम लोग बात कर लेते हैं ऊर्जा, मतलब कि देखिए इसमें भी ये भी हमारा जो वातावरण का एक हिस्सा होती है, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, भूतापी ऊर्जा, ये सभी चीज़ें भी मिलकर हमारे वातावरण का निर्माण करती है। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि पर्यावरण के घटक कितने होते हैं, 3 तरह के होते हैं, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पर्यावरण का महत्व क्या है। तो देखिए पर्यावरण जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्वस्थ जीवन और ग्रह पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व में पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। पृथ्वी विभिन्न जीव प्रजातियों, और आपको पता होगा पृथ्वी जो है बहुत तरह की चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, और हम जो है जीव सभी किस पे निर्भर करते हैं, पर्यावरण पे निर्भर करते हैं। क्योंकि देखिए हम जो है पेड़ पौधे पे निर्भर करते हैं, वो अगर नहीं होंगे तो फिर हमें खाना नहीं मिलेगा। हम पानी, माने कि हम पूरी तरह से प्रकृति पे डिपेंड हैं। अगर प्रकृति नहीं रहेगी तो हम इस पृथ्वी पे जीवित नहीं रह सकते। तो ये सब यानी कि प्रकृति का महत्व बहुत ज़्यादा है हर एक जीव के जीवन में। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर और कुछ पॉइंट दिया गया, मैं पूरा डिटेल में आपको समझा रही हूँ, तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो पर्यावरण संरक्षण वायु, जल, भूमि प्रदूषण को कम करता है। देखिए जो हमारा पर्यावरण है, तो पर्यावरण बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। अभी के टाइम में आपने देखा होगा कि हमारा जो पर्यावरण यानी कि हमारा जो इन्वायरमेंट है कितना दूषित हो रहा है। दिन ब दिन और ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो फैल रहा है, और हमारे पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, कोई भी जीव के लिए नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से हमारे जो पर्यावरण है उसको नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि पर्यावरण हमें कितना कुछ देता है, तो हमें भी, हमारी भी कुछ ड्यूटी बनती है कि हम भी उसके प्रति कुछ अच्छी जिम्मेदारियों को निभाएं। तो ये सब चीज़ें इसमें आती है हमारी। तो देखिए पर्यावरण को हम लोगों ने समझा, उसके बाद हमारा अब पर्यावरण के घटक क्या होते हैं, पर्यावरण का महत्व क्या होता है, उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने इस वीडियो में समझा है। तो देखिए इसमें मैं आपको और एक बात बोलूँगी कि आपको अगर इसकी नोट्स चाहिए तो मैं इसकी नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगी, वहाँ से आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, आप इसको पढ़ के। अब हम लोग नीचे आते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो है 4 नंबर। तो इसमें हमें जानना है कि पारिस्थितिक तंत्र होते क्या हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इकोसिस्टम। तो इसके प्रकार, इसकी विशेषता और इसके कार्य पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो ये पॉइंट दिया गया है ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा कि जो इकोसिस्टम होते हैं वो अंग्रेजी जो शब्द है इकोलॉजी से बना होता है, और ये जो होता है वो जीव विज्ञान एवं भूगोल की एक शाखा होती है। इसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और देखिए जंतु या फिर वनस्पति जो होते हैं वो दोनों जो होते हैं एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, एक संतुलन बनाए रखते हैं। अब देखिए पेड़ पौधे नहीं उगेंगे तो कोई भी जीव जो है वो पृथ्वी पर जीवित नहीं रह सकता। तो पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जंतु भी नहीं रहेंगे तो भी इसमें समस्या है, यानी कि प्रॉब्लम होगी हमें। यानी कि ये जो दोनों चीज़ें होती है ना, जीव और वनस्पति का जो बैलेंस है वो बनाए रखता है, तो उसे हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम अगर ये बैलेंस अगर थोड़ा सा भी बिगड़ जाए तो ये चीज़ें एक तरह से खतरे में आ सकती है। तो ये सब चीज़ें इसमें आती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट की जो इकोसिस्टम से रिलेटेड दिया गया है यहाँ पर, कि जो इकोसिस्टम होती है वो प्रकृति की एक खंड होता है जिसमें जीवित प्राणियों का एक समुदाय होता है, यानी कि एक दल के रूप में होता है। प्राकृतिक और भौतिक जो पर्यावरण दोनों के बीच क्या करते हैं, एक तरह से एक्सचेंज करते हैं, यानी कि चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे कि हम लोग, अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, है ना। और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो कौन, पेड़ पौधे लेते हैं। तो ये एक चीज़ें क्या है, एक तरह से बैलेंस करती है एक दूसरे के साथ। तो ये सब चीज़ें इसमें आती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो इकोसिस्टम है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए इकोसिस्टम जो है वो 2 टाइप्स के दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर एक स्थलीय होते हैं और एक जलीय होते हैं। तो 2 टाइप्स के हमारे इकोसिस्टम होते हैं, इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखिए अगला जो हमारा पॉइंट दिया गया, इसकी विशेषता, यानी कि जो इकोसिस्टम है, जो पारिस्थितिक तंत्र है, तो उसकी क्या क्या विशेषता है। तो विशेषता अगर आएगी तो आप इन सारे पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पहला दिया गया है कि पारिस्थितिक जो तंत्र होता है, यानी कि जो इकोसिस्टम होता है वो संरचित और सुसंगठित तंत्र होता है। दूसरे पॉइंट में हम लोग बात कर लेते हैं कि जो इकोसिस्टम होता है वो जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। और उसके बाद जो पॉइंट दिया गया है
3 नंबर में कि जो इकोसिस्टम होता है वो एक तरह से प्राकृतिक क्या है, संसाधन है। अगले पॉइंट में हम लोग देख लें कि ये जो होता है निश्चित स्थान समय वाली भौगोलिक इकाइयों के जो समझ जो जीव होते हैं ना, जो पूरे जीव होते हैं उनका और पर्यावरण का एक अच्छा सा बैलेंस बनाता है, तो उससे हम लोग कहते हैं। तो ये सब इसकी क्या है, विशेषता है। तो आप इस तरह से इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोगों ने बात किया कि इकोसिस्टम क्या होते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को भी हम लोगों ने देखा, देन ये कितने प्रकार के होते हैं, इसकी क्या विशेषता है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने एक एक करके समझा। अब देखिए इसके कार्य क्या होते हैं, यानी कि इकोसिस्टम जो होता है उसके कार्य क्या होते हैं। तो देखिए इकोसिस्टम के कार्य को हम लोग बहुत तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि आवश्यक जो पारिस्थितिक जो क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जीव जो होते हैं, जीवन जो होते हैं, प्राणियों का समर्थन करता है और स्थिरता स्थिरता प्रदान करता है। यह जैविक और अजैविक जो घटक होते हैं ना, उनके बीच में जो पोषण जो तत्व होते हैं ना, उनके चक्र को एक तरह से अच्छे से बनाता है, या फिर उसकी अपनी जिम्मेदारी जो होती है उसे निभाता है। और इकोसिस्टम जो होता है विभिन्न पोषक जो सतहों के बीच जो संतुलन होता है ना, उसे बनाए रखता है। तो इकोसिस्टम क्या है, एक तरह से बैलेंस अच्छे से बनाए रखता है जीवों और मनुष्य, यानी कि जो जीव जंतु, यानी कि इसमें बहुत तरह के छोटे जीव आते हैं, बड़े जीव आते हैं और पेड़ पौधे, तो इन सभी के बीच में एक अच्छा बैलेंस बनाता है। इसका यही कार्य होता है इकोसिस्टम का। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि संसाधन क्या होता है। तो ये भी आपके बुक में दिया गया है और ये इन्वायरमेंट में आता है। तो देखिए इसमें हमें जानना है कि जो संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं और कितने टाइप्स के। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि संसाधन होते क्या है। तो देखिए कोई भी चीज़ अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो वो एक तरह से संसाधन है। अब जैसे मैं आपको इस मोबाइल के थ्रू, यानी कि ये जो हम वीडियो आप देख रहे हो, तो ये क्या है, सोर्स है, एक संसाधन है जिसके थ्रू आप चीज़ों को समझ रहे हो, जान रहे हो, घर पे बैठकर भी या कहीं से भी। तो संसाधन यानी कि जिस चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होता है, तो वही संसाधन होता है। अब इसके पॉइंट के थ्रू हम लोग समझते हैं कि देखिए पर्यावरण जो होता है वो हमें बहुत तरह के संसाधन को उपलब्ध कराता है, हमें देता है। और कोई भी वस्तु संसाधन तब कहलाती है जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं, उससे हमें कुछ लाभ होता है, तभी तो हम उसको संसाधन कहते हैं ना। और अभी के टाइम में आप देखोगे ये सारे संसाधन जो होते हैं, जितने भी जो सोर्स होते हैं, तो इनको एक अलग टेक्नोलॉजी से इसका यूज़ करके और ज़्यादा इसको क्या किया जाता है, प्रोग्रेस किया जा रहा है कि लोगों की और ज़्यादा सेवा हो सके, लोगों को और ज़्यादा एक तरह से विकास हो सके, वो चीज़ों को और अच्छे से आसानी से एक तरह से उसका यूज़ कर सके। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि संसाधन के क्या एग्जाम्पल है, जैसे कि कोयला हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, खनिज हो गया। ये सारी चीज़ें हमें क्या है, संसाधन ही है जो हमें प्रकृति देती है। अब प्रकृति हमें बहुत तरह के संसाधन देती है जिसे हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते हैं। तो प्रकृति हमें बहुत तरह के संसाधन देती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए संसाधन जो होते हैं वो स्पेशली 2 टाइप के होते हैं। पहला एक प्राकृतिक संसाधन होता है और दूसरा जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया, यानी कि कृत्रिम रूप से ये संसाधन होते हैं। तो इस संसाधन में अब प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं इसे मैं समझा दे रही हूँ। तो देखिए प्राकृतिक, अभी जो मैंने आपको बताया कि जो प्रकृति हमें देती है, जैसे कि जल हो गया, नदी हो गया, और भी जो प्रकृति वन हो गया, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। और मनुष्य यानी कि जो हम लोग, जैसे मोबाइल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, ये सब चीज़ें यानी कि हम लोग खुद बनाए हैं और इसका एक तरह से यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक अलग यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया ये संसाधन हो गया। तो ये आपको क्लियर हो गया कि संसाधन कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो अगला जो हमारा पॉइंट दिया गया है 6 नंबर, तो इसमें आपको करना है कि नवीनकरणीय और अनवीकरणीय जो संसाधन होते हैं वो क्या होता है। तो ऊपर हम लोगों ने बात किया कि संसाधन 2 तरह के होते हैं, एक तो प्राकृतिक होता है और दूसरा हमारा होता है मानव के द्वारा बनाया गया संसाधन। तो इसी में हमारा जो नवीनकरणीय और अनवीकरणीय जो संसाधन होते हैं उन्हें कौन कौन से टाइप के होते हैं और एग्जाम्पल, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि नवीनकरणीय जो संसाधन होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो देखिए, ये वो संसाधन होते हैं जिनका उपयोग अगर आप एक बार कर लेते हो तो आप दोबारा भी इसका यूज़ कर सकते हो, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर एक बार किसी चीज़ का इस्तेमाल कर लेते हो तो आप दोबारा नहीं कर सकते हो, आप इसका यूज़ अगेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह के संसाधन होते हैं। और इसका अच्छा एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर दिया गया है, अगर क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हैं कि नवीनकरणीय जो संसाधन होते हैं तो उनके एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पवन, यानी कि ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल है कि अगर इनका आप एक बार इस्तेमाल करते हैं तो आप दोबारा भी कर सकते हैं, है ना। यानी कि ये बहुत ज़्यादा होते हैं तो इसलिए आप इसका दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया यहाँ पर। अब हम लोग बात कर लेते हैं अनविकरणीय संसाधन क्या होते हैं। तो ये जो संसाधन होते हैं तो ये इसका ऑपोजिट होता है, यानी कि जो नवीनकरणीय जो संसाधन होते हैं ना, इसका ये उल्टा होता है। तो ये वो संसाधन होते हैं जो कि इनका जो भंडार होता है ना वो सीमित होता है। यानी कि अगर आप किसी संसाधन को एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप दोबारा इसमें इस चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि आप दोबारा इसका उपयोग नहीं कर सकते। इस तरह का ये संसाधन होता है अनविकरणीय संसाधन। और इसका अच्छा जो एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर दिया गया है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस। तो देखिए, कोयला जो हो गया, तो कोयला का अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं, आप उसको जला देते हैं, तो क्या वो दोबारा काम में आएगा? नहीं आएगा। तो इसी तरह के पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस, तो ये सब एक तरह से सीमित है, यानी कि ये ज़्यादा नहीं है, या फिर अगर आप इनका एक बार अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप दोबारा इनका यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि ये जो संसाधन होते हैं नवीनकरणीय और अनविकरणीय जो संसाधन होते हैं वो किस तरह के होते हैं, और इनके उदाहरण के साथ आपने समझा। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा 7 नंबर। तो इसमें आपको करना है कि वन संसाधन क्या होते हैं, यानी कि फॉरेस्ट जो रिसोर्सेज होते हैं वो एक्चुअली होते क्या हैं। तो देखिए, हमें जो अगर संसाधन की हम लोग बात करते हैं तो जंगलों से, वनस्पतियों से हमें बहुत तरह के संसाधन मिलते हैं। एक तरह से बोले तो हम पूरी तरह से वनस्पतियों पे पूरी तरह से डिपेंड रहते हैं, यानी कि पूरी तरह से आश्रित रहते हैं। अब इनका अगर हम लोग देखते हैं तो इनका जो संसाधन होता है, इनके द्वारा हमें भोजन मिलता है। अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो हम भोजन नहीं कर सकते हैं। और एक तरह से हमें रहने के लिए स्थान मिलता है, अनेक तरह के हमें ईंधन मिलते हैं। दैनिक जीवन में जो चीज़ें हमें चाहिए वो सारी चीज़ें हमें मिलती है। अनेक तरह की हमें दवाइयाँ मिलती है, कागज़ अगर हम बनाते हैं तो हमें वन की ज़रूरत पड़ती है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम ऑक्सीजन कैसे लेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें होती है। तो एक बहुत ही अच्छा जो सोर्स होता है, हमारा रिसोर्स जो होता है वन वन का, यानी कि फॉरेस्ट का। अगर फॉरेस्ट से हम लोग अनगिनत एक तरह से उपयोग करते हैं, ये एक संसाधन का भंडार है, आप बोल सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि वन संसाधन क्या होते हैं और इनका हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, कितने अनगिनत टाइप के हम लोग करते हैं। और ये एक तरह से कभी ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक वन रोपते हो तो दोबारा उसी के बीच से कितने सारे वन उग जाते हैं। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो वन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, वन को बहुत तरह के बांटा गया है, पर मेन अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 3 तरह के वन होते हैं हमारे। सबसे पहले जैसे यहाँ पर दिया गया है कि उष्णकटिबंधीय वन, समशीतोष्ण और बोरियल जो वन होते हैं, 3 तरह के मेन है। अब इसी को अलग अलग भाग में डिवाइड किया गया है और जिसको अब बहुत तरह के बांटा गया है। ये अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। अब इसके लिए हम लोग एक अलग सा डिटेल वीडियो बन सकता है कि उष्णकटिबंध, समशीतोष्ण, बोरियल वन जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, इनमें कौन कौन से पेड़ पौधे या क्या क्या चीज़ें इसमें होती है। तो हम लोग जब शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, जब हम लोग MCQ करेंगे, वहाँ पर हम लोग और अच्छे से इनके जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बट अभी आप जान लीजिए कि वन कितने होते हैं और ये संसाधन किस तरह से हमें इसका क्या महत्व है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि वन जो संसाधन है तो इसका महत्व क्या है। तो देखिए, वन जो होता है, यानी कि जो फॉरेस्ट होते हैं, जो वनस्पति होते हैं, इनका जो महत्व है अनगिनत है। हमारे जीवन में सबसे अधिक अगर किसी चीज़ का अगर इस्तेमाल हम लोग करते हैं तो वन का करते हैं। हम अपने खाने से लेकर चीज़ों को बनाने तक हर तरह के संसाधन ये हमें देते हैं वन, इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट दिया गया है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वन होते हैं तो इनका जो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ना, कि ये हजारों
हज़ारों लाखों जो जीव होते हैं को ये एक तरह से निवास स्थान देते हैं, आवास देते हैं, भोजन देते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, इनका सबसे बड़ा एक तरह से संसाधन आप बोल सकते हो। अगर ये नहीं रहेंगे तो बहुत तरह के छोटे जीव जो हो गए वो कहाँ रहेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें तो यानी कि ये संसाधन का एक तरह से भंडार है हमारा। तो फॉरेस्ट का आपको पता चलेगा कि फॉरेस्ट जो रिसोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो अगला जो हमारा टॉपिक दिया गया है वो है 8 नंबर। तो इसमें आपको करना है जैव विविधता, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो देखिए बायोडाइवर्सिटी जो होती है ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा लेसन होता है जब भी हम लोग इन्वायरमेंट स्टडी करते हैं। इससे भी बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट या फिर कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होता है बायोडाइवर्सिटी से लेकर उसको हम लोग लिया है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी होता है इसका अर्थ क्या होता है। यानी कि देखिए जैव विविधता यानी कि बहुत सारे जो जीव होते हैं ना उनको मिलाकर जो उनके अंदर देखो जितने जीव है सबकी अलग अलग पहचान है, अलग अलग उनके डेफिनेशन है या अलग अलग चीज़ें उनमें होती है। तो वही चीज़ें इसमें भी होती है कि जैव विविधता जीवन और विविधता के सहयोग से निर्मित ये जो शब्द होता है। यानी कि अलग अलग तरह के जो जीव होते हैं और उनके जीवन के सहयोग से यानी कि उनके जीने का तरीका ये सारी चीज़ों से मिलकर ये शब्द जो है बना हुआ है। और आमतौर पर पृथ्वी पर मौजूद जो जीव विविधता होती है उनमें जो परिवर्तनशीलता को संदर्भित करता है। यानी कि देखिए अलग जितने भी जीव हैं सबके रहने का या फिर उनके जीवन का जो तरीका है वो बहुत अलग है। और इन्हीं सारी चीज़ों को जब एक में हम लोग करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो ये हम लोगों ने एक बेसिक चीज़ जान लिया कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। अब इसका हम लोग परिभाषा यानी कि इसके डेफिनेशन को हम लोग देख लेते हैं। तो डेफिनेशन में यहाँ पर दिया गया है कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो पृथ्वी के विभिन्न जो अलग अलग तरह के जो जीव होते हैं ना तो उनके रूपों की विभिन्नता है, जिसमें विभिन्न पौधे भी आते हैं, हमारे जानवर आते हैं और सबसे छोटे जीव बड़े जीव सभी प्रकार के इसमें शामिल होते हैं, है ना। यानी कि बायोडाइवर्सिटी में पौधे से लेकर जानवर से लेकर छोटे जीव बड़े जीव सभी शामिल होते हैं। ये एक तरह से मिलके क्या बनाता है, इकोसिस्टम, एक बैलेंस बनाते हैं, जो कि अभी हम लोगों ने बात किया कि इकोसिस्टम क्या होता है उसमें। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना एक दूसरे से कनेक्टेड है। यानी कि बायोडाइवर्सिटी हो गया, इकोसिस्टम हो गया, ये सभी चीज़ यानी कि एक पे दूसरा जो होता है निर्भर रहता है। अगर एक नहीं रहेगा तो दूसरे का भी काम नहीं चलेगा। तो इस तरह के ये चीज़ें होती है इसमें। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर ये 3 प्रकार के होते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जैसे दिया है आनुवंशिक विभिन्नता। यानी कि जो आनुवंशिक जो विभिन्नता होती है ना, जैसे कि हम लोगों ने गुण जो होता है ना, किसी में ज़्यादा गुण, अलग अलग टाइप के जो गुण होते हैं ना उसे हम लोग बोलते हैं। तो ये एक टाइप का हो गया। फिर प्रजाति विभिन्नता यानी कि प्रजातियों की भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग उनके ग्रुप होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। और तीसरा जो दिया गया है पारितंत्र, इसे हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम, है ना। तो ये एक तरह से इकोसिस्टम होता है। तो इतने टाइप्स के यानी कि 3 टाइप्स के मेन आपके जो बायोडाइवर्सिटी होते हैं वो होते हैं। अब एक और पॉइंट हम लोग जान लेते हैं कि ये जो बायोडाइवर्सिटी जो शब्द है इसके जनक जो है, जैसे यहाँ पर दिया गया E.O. विल्सन जो होते हैं। तो इन्होंने जो बायोडाइवर्सिटी जो शब्द है ना या फिर इनको जनक कहा जाता है। तो इस तरह के भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं। अब हम लोग नीचे बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट का। जैसे यहाँ पर दिया है कि सर्वाधिक जो जैव विभिन्नता उष्णकटिबंध वर्षा वन में पाए जाते हैं। यानी कि सबसे अधिक जो जीव होते हैं ना अलग अलग जिनकी प्रजातियां है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं, जो उष्णकटिबंध जो वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं ना वहाँ पर आप देखोगे जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है तो वहाँ पर हमें अलग अलग तरह के पेड़ पौधे भी मिलते हैं, अलग अलग तरह के जीव भी मिलते हैं। यानी कि देखिए जहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे मिलेंगे तो हमें छोटे बड़े जीव वहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे। तो ये जो होता है वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं ना वहीं पर मिलता है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट में आते हैं जो कि इसी में दिया गया है कि ये जो होते हैं सर्वाधिक जो जैव विविधता वाला जो क्षेत्र होता है ना, जैसे कि शांत घाटी हो गया, केरल में स्थित है। इसे भी आप नोट कर सकते हो कि ये जो इस तरह के जो वन पाए जाते हैं तो ये जो अधिकतर जो है शांत घाटी केरल में स्थित है वहाँ पर पाए जाते हैं सबसे अधिक जीव। इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन अगर आया तो आप लिख सकते हैं।
अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत के जो 4 जो विभिन्न जो बायोडायवर्सिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस है, जिसे हम लोग हॉटस्पॉट बोलते हैं। और ये कहाँ-कहाँ पर है हम लोग नाम जान लेते हैं, बिकॉज़ शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं कि भारत के जो प्रमुख जो बायोडायवर्सिटी जो हॉटस्पॉट्स हैं उनके नाम लिखो। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया हिमालय पश्चिमी घाट हो गया, भारत वर्मा जो क्षेत्र हो गया, सुंदरलैंड हो गया जो कि द्वीपों के निकोबार समूह में शामिल है। इस तरह के जो कुछ जो इम्पोर्टेंट जो बायोडायवर्सिटी के जो हॉट स्पॉट है, तो इन तरह के जगहों में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, ये प्रमुख है, तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ जो भारत के जो बायोडायवर्सिटी के जो क्षेत्र है जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती है, जैसे कि 4 हम लोगों ने अभी बात किया कि हॉटस्पॉट यहाँ पर पाए जाते हैं। अब इनका नाम आप याद कर सकते हैं। अब हम लोग अगले पॉइंट पे बात कर लेते हैं, जो कि हमारा 9 नंबर दिया गया है कि जो जैव विभिन्नता के खतरे और संरक्षण को के बारे में भी आप थोड़ा सा जान लीजिए, अगर इस टॉपिक को हम लोग कर रहे हैं तो देखिए, यानी कि बायोडायवर्सिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो इसको क्या क्या चीज़ों से खतरा है या फिर हम लोग किस तरह से इसे बचा सकते हैं, इसका संरक्षण हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग बात कर ले तो जलवायु परिवर्तन हमेशा होता रहता है बायोडायवर्सिटी में। अब प्रदूषण काफ़ी हद तक बढ़ रहा है, मनुष्य के द्वारा जो प्राकृतिक संसाधन जो है उसका बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। यानी कि देखिए, प्रकृति जो है वो आपको हर चीज़ दे रही है, पर फिर भी लोगों का जो लालच है वो इनको इतना ज़्यादा आगे बढ़ा दे रहा है कि वो हर लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। इतना ज़्यादा वो प्रकृति जो चीज़ें होती हैं उनका इतना ज़्यादा दोहन कर रहे हैं कि प्रकृति अब उसका रिटर्न भी देगी आपको। यानी कि आप किसी चीज़ का अगर अधिक उपयोग करते हो तो उसका आपको एक तरह से रिएक्शन भी आपको मिलता है, उसका बुरा असर भी आपको मिलता है। तो यही सेम चीज़ हम कि लोग जो है अभी के टाइम में जो लोग हैं वो कर रहे हैं प्रकृति के साथ। यानी कि देखिए, पेड़ पौधों को अधिक से अधिक क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है, पेड़ पौधों की कटाई हो रही है। तो ये सब क्या है, ये सब एक तरह से बायोडायवर्सिटी के लिए खतरा है। तो इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए, जितना हमें ज़रूरी हो तो उससे कम ही हमें यूज़ करना चाहिए, कि हमारे आने वाले जो जनरेशन के जो लोग हैं उनको भी सब चीज़ें मिल सके, है ना। अगर आप अभी सब चीज़ यूज़ कर लोगे तो उस टाइम क्या। और एक तरह से हम लोग देखा जाए तो ये सब चीज़ का कारण जो अभी की जो जनसंख्या बढ़ रही है, तो वो तरह से इस चीज़ में हमें बहुत ज़्यादा एक नुकसान हो रहा है। तो देखिए, बायोडायवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा खतरा में है। अभी आप देखोगे बहुत तरह की जो जंतु है। अब एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि हम सब एक दूसरे पे डिपेंड हैं, हम एक तरह से संतुलन बनाकर इस दुनिया में रह रहे हैं। अब ये संतुलन अगर बिगड़ जाएगा तो खतरा तो होगा ही ना। तो सेम यही चीज़ यहाँ पर दी गई है कि हम इस तरह ये सारे जो खतरे होते हैं ना, जैसे कि प्रदूषण का बढ़ना, पर जो जलवायु है वो किस तरह से बदल रही है, अलग अलग तरह की और भी जो आपदाएं आ रही है जैसे बाढ़ हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब खतरे का निशानी है ना। तो इस तरह से चीज़ें इसमें दी गई है। अब जो प्राकृतिक आप देखोगे अभी के टाइम में अलग अलग टाइप के जो पेड़ पौधे यानी एक जंगलों की कटाई करके लोग क्या कर रहे हैं, एक तरह से अलग अलग तरह के घर कारखाने बहुत तरह की चीज़ें बना रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब एक तरह से आपको ज़रूरत है उससे भी एक्स्ट्रा चीज़ें की जा रही है। तो ये सब चीज़ें खतरे का निशानी है बायोडाइवर्सिटी के लिए। अब हम लोग इसको किस तरह से बचा सकते हैं, किस तरह से इसको हम लोग सेव कर सकते हैं, वो सब चीज़ों पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसको हम लोग बचाने के लिए सबसे पहले जैसे यहाँ पर दिया गया है कि जैव विविधता संरक्षण का आशय जैविक संसाधनों के प्रबंधन से। यानी कि देखिए, ये सब क्या एक तरह से हमारे लिए संसाधन है, अगर हम इसको बचा कर रहे, इसका जितना हमें यूज़ करना है अगर उतना ही हम लोग करें तो एक तरह से ये लिमिट तक रहेगा। और अगर हम लोग कुछ और पॉइंट की बात करें तो देखिए, जो बायोडाइवर्सिटी है तो उसमें बहुत तरह के हमें जीव देखने को मिलते हैं, तो उनका हमें संरक्षण करना चाहिए, उन्हें बचाना चाहिए, ना कि नष्ट करना चाहिए। जो इकोसिस्टम है तो उसकी जो विभिन्नता है उसका भी हमें संरक्षण करना चाहिए। ये सब चीज़ें एक तरह से हम बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं, इन सब चीज़ों का अगर हम लोग इस्तेमाल करते। और भी कुछ उपाय हैं जो कि अभी सरकार जो है लागू कर रही है, जो गवर्नमेंट है अलग अलग क्षेत्र में राज्यों में इन सारी चीज़ों को एक तरह से अपना रही है, कि लोग जो है वो एक तरह से इस सब चीज़ों को माने। क्योंकि देखिए, ये बायोडाइवर्सिटी है जो एक जन के लिए नहीं है, सभी के लिए, अगर सब कोई मानेगा तभी जाके इसको हम लोग बचा सकते हैं, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा खतरे में है ना। तो ये सब चीज़ें इसमें आती है, तो हमें इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। बहुत ही एक तरह से बहुत ही बड़ी समस्या है लोगों के लिए, तो इन सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। अब हम लोग नीचे आते हैं, तो अगला जो हमारा पॉइंट दिया गया है वो है 10 नंबर। तो इसमें हमें करना है कि ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं, यानी कि एनर्जी जो
रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, और इसी में हम लोग बात करेंगे ये जो परंपरागत और गैर परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ऊर्जा एक्चुअली होता क्या है। तो ऊर्जा यानी कि किसी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चाहे हम पढ़ाई करें या कोई और काम करें, हमें कहीं जाना भी होगा तब भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। हमारे शरीर में ऊर्जा चाहिए तभी हम कोई काम कर सकते हैं। तो ऊर्जा वही होती है कि हमें कोई कार्य को कर सकते हैं। कार्य करने की जो क्षमता होती है ना, उसे हम लोग ऊर्जा यानी कि एनर्जी हम लोग कहते हैं। अब ऊंचाई से जैसे कि पानी गिरती है, तो पानी जो गिर रही है तो उसमें भी एक तरह से ऊर्जा होती है। अगर उसमें हम लोग जैसे कि हम लोग विद्युत हम लोग पैदा करते हैं, तो ये क्या है, एक तरह से ऊर्जा है। तो ऊर्जा इसमें बहुत तरह की होती है, नीचे हम लोग और अच्छे से बात करेंगे। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया कि ऊर्जा होती क्या है, कि कोई कार्य करने की जो क्षमता होती है ना, उसे ही हम लोग ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। तो ये इसका एक सिंपल परिभाषा हो गया कि ऊर्जा क्या होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, ऊर्जा यहाँ पर जैसे हम लोगों ने 5 को कलेक्ट किया है, तो ऊर्जा हमारी 5 तरह की होती है। वैसे और भी है, बट यहाँ पर हम लोग बात करें 5 की। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो पहला यानी कि रासायनिक ऊर्जा होती है, फिर हमारी विद्युत ऊर्जा होती है, फिर यांत्रिक ऊर्जा होती है, और फोर्थ है हमारा ऊष्मीय ऊर्जा होती है, और फिर गुरुत्वाकर्षण हमारी ऊर्जा होती है। यानी कि 5 टाइप के हमारे जो ऊर्जा होते हैं वो होते हैं। अब एक एक करके हम लोग इसको भी समझ लेते हैं कि रसायन ऊर्जा होती क्या है। तो देखिए, रसायन ऊर्जा जो होती है धातुओं को मिलकर, जैसे कि अणु जो होते हैं, परमाणु जो होते हैं, उनसे मिलकर छोटे छोटे कणों को एक साथ मिलकर ये उत्पन्न की जाती है ऊर्जा। अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो जैसे कि बायोमास, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये सभी जो है रासायनिक जो ऊर्जा के एक तरह से उदाहरण है या फिर स्रोत है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं विद्युत ऊर्जा क्या होती है। तो देखिए, विद्युत जो ऊर्जा होती है वो हमारी, ये ऊर्जा वो होती है जो परमाणु के आवेशों कणों को किसी वस्तु को क्रिया करने या फिर स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और इसका अच्छा एग्जाम्पल जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि बिजली से हम लोग देखते हैं, विद्युत ऊर्जा से हम लोग बल्ब जलाते हैं, पंखा चलता है, टीवी, मतलब अलग जो इलेक्ट्रिक जो चीज़ें चलती है ना, तो एक तरह से विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करके ही चलाई जाती है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। तो ये जो ऊर्जा होती है वो किसी स्थिति ऊर्जा या फिर गति ऊर्जा का योग होती है। और इस सिंपल से अगर हम लोग इसको समझते हैं तो ये किसी वस्तु की गति और स्थिति से जुड़ी ऊर्जा होती है। अब इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। तो उदाहरण में आप लिख सकते हैं कि जैसे कोई नाव चल रही है, कोई जहाज चल रहा है, कोई कार वगैरह चल रहा है, तो इसमें जो ऊर्जा लगती है ना, वो यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो इस तरह से ये ऊर्जा होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऊष्मा ऊर्जा क्या होती है। तो देखिए, कोई भी ऊष्मा ऊर्जा यानी कि किसी चीज़ को हम लोग गर्म करते हैं ना, तो उसमें से जो ऊर्जा निकलती है ना, तो बहुत तेज़ी से, यानी कभी कभी देखते हो आप, बहुत तेज, मतलब उसमें से धार निकलता है ऐसे, तो वो काफ़ी गर्म हो जाती है, तो उससे हम लोग ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं। अब इसका अच्छा एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे खाना पकाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यानी कि हमें गर्म चाहिए तभी खाना बनता है, तो ये सब चीज़ें इसमें काम आती है। यानी कि ऊष्मा ऊर्जा जो होती है वो गर्म टाइप की होती है, जिससे हम लोग खाना और भी बहुत तरह की चीज़ों का हम लोग इस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं इस ऊर्जा को लेकर। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। तो देखिए, इसको सिंपली अगर हम लोग समझते हैं तो कणों के बीच में जो कार्य करता है ना, जो आपस में एक दूसरे को एक तरह से खींचता है या फिर एक बैलेंस बनाकर रखता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण है, तो इसकी खोज किसने की थी, तो न्यूटन जी ने की थी। और आपको पता होगा ये स्टोरी जो है कि वो एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे होते हैं और एक एप्पल जो है नीचे गिरता है, तो उनके माइंड में ये सवाल आता है कि ये जो एप्पल है वो नीचे ही क्यों गिरा, वो ऊपर क्यों नहीं गया। तो इसका कारण यही है कि नीचे जो है वो जो गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है ना, वो चीज़ों को अपनी ओर खींचती है, इसी के कारण। तो ये जो हमारी शक्ति है ना गुरुत्वाकर्षण की, ये जो ऊर्जा है, तो इसकी खोज न्यूटन जी ने लगाई थी। तो इस तरह से आप इनको शॉर्ट पॉइंट में भी याद कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने ऊर्जा में 5 प्रकार की ऊर्जा के बारे में हम लोगों ने बात किया। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि ऊर्जा संसाधन होता क्या है। तो देखिए, ऊर्जा जो संसाधन हो, एक तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि उन प्राकृतिक जो संपदाएं होती हैं ना, जो ऊर्जा में मानव का एक तरह से क्या करती है, भला करती है, जिससे हम अच्छे से अपनी ज़िंदगी को और बेहतर से जी पाते हैं इन ऊर्जा का प्रयोग करके अपने जीवन में। अब हम लोग आते हैं नीचे, जो कि है परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं।
तो ऊपर हम लोगों ने बात किया कि नवीकरणीय और अविकरणीय जो ऊर्जा होती है तो वो क्या होती है, उसके बारे में हम लोग बात की। तो सेम यही चीज़ यहाँ पर भी है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो परंपरागत जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है। तो देखिए, जिन स्रोतों का उपयोग जो है मनुष्य अपनी ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक तरह से परंपरागत ऊर्जा, या फिर दूसरे शब्दों में हम लोग अगर समझते हैं तो ये जो ऊर्जा होती है वो एक तरह से खत्म हो जाती है, यानी कि एक तरह से इसका सीमित भंडार होता है, यानी कि ये प्रगति के द्वारा बनाया जाता है, काफ़ी समय लगता है। आप इस तरह से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करोड़ों साल लग जाता है ये जो हमारा संसाधन है इसे बनने में। और इसका अच्छा जो अगर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझते हैं तो जैसे कि जलावन हो गया, जैसे कि आप देखते होंगे जो जंगल होते हैं तो उसमें जो लकड़ियाँ होती है तो वो सूख जाती है तो जलावन के काम में आती है। और हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं उबले उबले जो होते हैं, जैसे कि जो गाय या जो जानवर होते हैं ना, तो उनके जो एक तरह से खाद्य पदार्थ जो गोबर होती है ना, तो वो एक तरह से जलावन के रूप में हमारे काम आते हैं। और कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, बिजली, तो ये सब जो चीज़ें होती है ना, तो देखिए इनका अगर हम लोग एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, तो एक तरह से ख़त्म हो जाती है और इसे बनने में काफ़ी समय लगता है। और कुछ और पॉइंट के थ्रू हम लोग इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया, ये जो स्रोत होते हैं तो इनका भंडार सीमित होता है, यानी कि ये अनगिनत नहीं होते, इनका एक लिमिटेशन होता है इतना, फिर इन्हें बनने में काफ़ी समय लगेगा इस तरह से। और जैसे अभी हम लोगों ने बात किया कि यह अनविकरणीय जो ऊर्जा के स्रोत होता है। और उसके बाद जैसे ये जो ऊर्जा होते हैं तो इनसे हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो पर्यावरण है वो काफ़ी दूषित होता है, माने काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन फैलता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं और ये होता है क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सिंपली समझ लेते हैं कि ये जो ऊर्जा होती है वो एक तरह से बहुत मतलब इसका बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये ख़त्म ही नहीं हो सकती है, यानी कि ये अनलिमिटेड होती है। जैसे यहाँ पर लिखा गया कि जिन स्रोतों का प्रयोग मनुष्य अपनी ऊर्जा की आवश्यकता के लिए करता है, सेम वही चीज़ है, बट इसमें है अंतर कि ये कभी ख़त्म नहीं होती है और वो जो था पहले वाला परंपरागत वो खत्म हो जाती है। इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो जैसे देखिए, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस हो गया, परमाणु ऊर्जा, ये सब जो चीज़ें होती है ना, तो ये जल्दी खत्म नहीं होती, यानी कि आप इनका जितना मन उतना यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये ऊर्जा होती है और इनका जो भंडार होता है ना वो सीमित नहीं होता, यानी कि बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब एक और पॉइंट हम लोग इसी में कर लेते हैं कि ये जो हमारी ऊर्जा होती है ना, गैर परंपरागत जो ऊर्जा होती है, तो इससे हमारे वातावरण को कोई भी खतरा नहीं होता, यानी कि इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, तो हमारे जो वातावरण है उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब हम लोग नीचे आते हैं, तो अगला जो हमारा पॉइंट दिया गया है पॉल्यूशन, यानी कि प्रदूषण क्या होती है। तो पॉल्यूशन तो आपको पता होगा, तो इसमें हम लोग जानेंगे पॉल्यूशन होता क्या है, पर्यावरणीय और ये कितने प्रकार के क्या क्या कारण है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो पोल्यूशन होता है, तो देखिए प्रदूषण जो होता है पर्यावरण और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाता है। और इसका अर्थ है, जैसे हम लोग समझ सकते हैं कि वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण, मिट्टी को एक तरह से क्या कहते हैं, प्रदूषित करते हैं, तो यही एक तरह से प्रदूषण। यानी कि देखिए, हम जिस वातावरण में रहते हैं तो चारों तरफ एक तरह से अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, और प्रदूषित हो जाए तो उससे नुकसान किसका होगा, यहाँ पर जो जीव जंतु है, जो पेड़ पौधे हैं, उनको नुकसान होगा। अब हम लोग प्रदूषण का प्रकार जान लेते हैं कि कितने तरह के जो प्रदूषण है वो होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मृदा या भूमि दोनों एक ही होता है, यानी कि मिट्टी प्रदूषण। तो आपने ऐसे बहुत तरह के प्रदूषण अभी देखे होंगे कि मिट्टी को एक तरह से, अब देखिए जनसंख्या बढ़ रही है तो लोगों को भोजन के लिए ज़्यादा अन्न चाहिए, यानी कि ज़्यादा हमें खाना चाहिए, तो उसके लिए लोग क्या कर रहे हैं, मिट्टी में अलग अलग तरह के जो दवाइयाँ है उससे मिला रहे हैं, जिससे मिट्टी जो है क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है। तो ये एक कारण हो गया। अब जल प्रदूषण कैसे होता है, आपको पता होगा कि जल जो है उसमें कितनी तरह की जो गंदे जो पानी होते हैं उसको छोड़ दिया जाता है, जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती है तो उससे जो साफ पानी है वो भी गंदा हो जाता है। और अब बड़े बड़े जो फैक्ट्री होते हैं तो उसके जो गंदे विषैले जो पानी निकलते हैं तो वो क्या करते हैं, वो नदियों में या फिर जो बड़े बड़े जो नाले होते हैं वहाँ पर छोड़ दिया जाता है, और वो जाके बड़ी बड़ी नदियों में मिल जाती है और उनके पानी को गंदा कर देती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या होता है। तो देखिए, ये जो होता है कि आपने बहुत तरह के ऐसे न्यूज़ सुनते होंगे कि अलग अलग जो देश है वो क्या करते हैं, जो परमाणु जो बम होते हैं, अलग अलग जो चीज़ें होती है उनको क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, तो उसके लिए एक बड़ा सा
सा स्पेस लेते हैं और वहाँ पर उसका परीक्षण करते हैं, यानी कि उसका एक विस्फोट करते हैं। तो उससे जो विषैले जो धुएँ निकलते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारे जो पर्यावरण है उसको एक तरह से दूषित करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। तो इस उसके बाद ध्वनि प्रदूषण, तो ये क्या होती है, तो आपको पता ही होगी। तो देखिए, ध्वनि प्रदूषण यानी कि जो शोरगुल होता है, अभी के टाइम में आप देखते होंगे कि लोग इतना तेज़ आवाज़ में सॉन्ग सुनते हैं, गाने सुनते हैं। अभी के टाइम में कोई भी त्योहार बिना डीजे, बिना गाने के हो ही नहीं पाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें पहले पता नहीं चलती है, बट इसका बहुत ज़्यादा असर हमारे कानों पर होते हैं। जो गाड़ी इतनी तेज़ चलती है, तो उसका आवाज़, अलग-अलग चीज़ों का आवाज़ हमारे कानों में पड़ता है, तो बहुत तेज़ी से कभी-कभार पड़ता है। तो उससे क्या होता है, हमारा जो कान के जो पर्दे हैं, उस पे बहुत ज़्यादा असर होता है। और अभी के टाइम में तो लोग इतना ज़्यादा, कोई भी त्योहार हो, डीजे तो बजना ही है, और उससे बहुत ज़्यादा लोगों को एक तरह से प्रॉब्लम होती है। अब जो उसमें देखिए, छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, हर तरह के लोग हैं, तो किसी पे ज़्यादा असर करता है, किसी पे कम पड़ता है, पर असर जो है वो सभी लोगों पर होता है। तो ये जो होती है ध्वनि की जो समस्या, यानी कि कानों पे हमारे जो असर पड़ता है, और बाद में जाकर वो बहुत ज़्यादा असर बीमारियाँ हो जाती है। अभी के टाइम में आप देखोगे कि बहुत छोटे-छोटे बच्चे जो होते हैं, उनको सुनने में बहुत दिक्कत होती है, ऊँचा सुनते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं, इस तरह के आप इसको समझ सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं 5 नंबर, जो तापी ऊर्जा। तो आप देखते होंगे कि बड़े-बड़े जो कल कारखाने होते हैं, जो चिमनियाँ टाइप की होती हैं, जैसे इस पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं। तो इसमें से बहुत तरह के, बहुत तेज़ी से धुएँ निकलते हैं, और फिर जब इसको ठंडा किया जाता है, तो फिर से गर्म जल इसको अगेन जलाने के, तो उससे जो भाप निकलता है ना, तो वो वायुमंडल को को एक तरह से प्रदूषित करता है, यानी कि जो वायु है वहाँ की गर्म कर देता है। तो इस तरह से ये भी एक पॉल्यूशन का कारण। देन हम लोग वायु प्रदूषण, तो वायु प्रदूषण तो आपको पता ही होगा कि कितने तरह के जो गैस निकलते हैं, जो गाड़ियों के जो धुएँ निकलते हैं, ये सब चीज़ें मिलके हमारे जो वायु जो है, वायु को दूषित करती है। देन हम लोग बात कर लेते हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन क्या होता है। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन तो एक बहुत ही नॉर्मल अभी हो गया है, सभी को ये फेस करनी पड़ रही है। और ये ऐसा पॉल्यूशन है, यानी कि प्लास्टिक, आप देखते होंगे कि रास्ते पे या अलग-अलग जगह पे हमें बहुत तरह के प्लास्टिक मिलते हैं, जैसे कि कुरकुरे के पैकेट हो गए, बिस्किट के पैकेट हो गए, बहुत तरह के जो प्लास्टिक होते हैं, ये एक तरह से मिट्टी को प्रदूषित कर रहे हैं, जल को प्रदूषित कर रहे हैं, और ये जल्दी नष्ट भी नहीं होते हैं। कुछ जानवर भी इन सब प्लास्टिक को खा लेते हैं, और क्या होता है, उनको बहुत तरह की बीमारियाँ हो जाती है, कुछ जानवर मर जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब पॉल्यूशन है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा दूषित हो रहा है। अब हम लोग अगले पॉइंट को देख लेते हैं। तो ये हमारा जो पॉल्यूशन है, ई अपस्थित जो पॉल्यूशन होते हैं, तो आपने ये जो पॉल्यूशन होते हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत तरह की इलेक्ट्रिक जो चीज़ें होती है ना, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्या होता है, हम लोग नई चीज़ें तो ले लेते हैं, पर पुराना जैसे फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, और भी जो टेक्निकल जो चीज़ें होती है, तो उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और बाद में क्या होता है, वो एक तरह से ख़राब हो जाता है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको फेंका जाता है, या उसका भी एक अलग, एक तरह से आप देखोगे कचरे का ढेर बहुत बड़ा-बड़ा होता है, जहाँ पर उसको एक तरह से फेंका जाता है। तो ये चीज़ें मिलके ये भी जल्दी नष्ट नहीं होती है, और एक तरह से हमारे जो पर्यावरण है उसको नुकसान पहुँचाती है। जैसे कि इस पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हो कितना बड़ा ये ढेर है, जो कि हमारे वातावरण को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। तो ये जो पॉल्यूशन होता है, इस प्रकार के होते हैं कि जो इलेक्ट्रिक जो चीज़ें होती है ना, जिनका यूज़ लोग नहीं करते, तो उनको एक तरह से फेंक दिया जाता है एक ऐसी जगह पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक की चीज़ें होती है। उसके बाद हम लोग आते हैं नीचे। तो इसके अब हम लोग कारण पे थोड़ा-सा बात कर लेते हैं कि जो पर्यावरण जो प्रदूषण होते हैं, तो इसके कारण क्या है? तो जैसे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जनसंख्या में वृद्धि। तो अभी के टाइम में आप देखेंगे कि देखिए, भूमि यानी कि पृथ्वी की जो भूमि है, वो तो उतनी ही है, वो तो नहीं बढ़ सकती है ना। पर अभी के टाइम में जो जनसंख्या है, वो कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। यानी कि लोग जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि इसको सँभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। और आप स्पेशली इंडिया में देखो कि जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि यहाँ पर एक तरह से गवर्नमेंट जो है वो एक तरह से उस पे पाबंदी लगा रही है कि आप इतने बच्चे लीजिए या जो भी चीज़ें। तो ये जनसंख्या वृद्धि जो है वो एक तरह से हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा साबित हो रही है। क्योंकि आपको पता है कि अभी के टाइम में जो है वो इतना ज़्यादा महंगाई, हर चीज़ का रेट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। ये सब क्यों हो रही है? जनसंख्या की वृद्धि के लिए। तो ये खतरा है। तो ये हमारा एक कारण है पर्यावरण प्रदूषण के लिए। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, जो कि हमारा स्रोतों का
अनियंत्रित दोहन, यानी कि अभी के टाइम में देखो, नेचर जो है हमें बहुत तरह के रिसोर्सेज देती है, बहुत तरह की सुविधाएं देती है, बट लोग क्या कर रहे हैं, उसका इतना ज़्यादा दोहन कर रहे हैं जो एक से खतरा उत्पन्न हो रही है। तो ये भी एक कारण है हमारे पर्यावरण के प्रदूषित होने का। तीसरा पॉइंट में हम लोग बात करते हैं कि आर्थिक विकास के लिए, यानी कि आर्थिक, अभी के टाइम में आप देखोगे इतनी बड़े बड़े जो फैक्ट्रियाँ हैं, बड़े बड़े जो बिल्डिंग बन रहे हैं, तो वो क्यों बन रहे हैं? लोग, मतलब लोग को और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए, इस तरह की जो भावना है ना लोगों की, और ये एक नहीं, हर देश अपने अपने विकास के लिए कर रहा है, बट इसका असर क्या पड़ रहा है, हमारे इन्वायरमेंट पे पड़ रहा है, हमारी जो पृथ्वी है उस पे पड़ रही है। तो ये भी एक कारण है। और उसके बाद परिवहन विस्तार, यानी कि परिवहन विस्तार का मतलब क्या होता है, यानी कि जो यात्राएं होती है, तो अभी के टाइम में आप देखोगे ऐसी ऐसी जगह पे जो रास्ते का आविष्कार हो रहा है, बन रहे हैं, जो कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, मतलब हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, इस जगहों पे रास्ते बन रहे हैं। तो देखिए, ये जो है वो एक तरह से अच्छी चीज़ें भी है और ख़राब भी है। यानी कि अच्छी इसलिए है कि हम लोग कहीं भी मतलब आसानी से पहुंच जा रहे हैं, बट इसका गलत असर भी हो रहा है कि हमारा पर्यावरण जो है वो काफ़ी एक तरह से कमज़ोर, या फिर काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित भी हो रहा है इन सब चीज़ों से। अब उसके बाद हम लोग बात करें, आधुनिक तकनीकी जो चीज़ें हैं उसका प्रसार हो रहा है, यानी कि जो अभी के टाइम में जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं उसका लोग इतना ज़्यादा विकास कर रहे हैं कि लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुविधा पा रहे हैं, फिर भी उनको और चाहिए। जो टेक्नोलॉजी जो चीज़ें हैं उसका भी विस्तार हो रहा है, और ये भी एक पॉल्यूशन का कारण बन रहा है, क्योंकि उससे भी अलग अलग तरह के जहरीले गैस निकलते हैं, अलग अलग तरह के केमिकल चीज़ें निकल रही है, तो वो सब क्या हो रही है, वो भी हमारे जो पर्यावरण है उसको एक तरह से प्रदूषित कर रही है, यानी कि ये भी हमारा एक कारण है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, 6 जो पॉइंट दिया गया है कि जनता का अशिक्षित एवं गरीबी होना, यानी कि आप अभी भी के टाइम में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि पर्यावरण के बारे में पता ही नहीं है, यानी कि वो अशिक्षित है, यानी कि उन्हें भी कोई नॉलेज नहीं है। तो ये भी एक कारण है कि लोगों को अगर पता ही नहीं होगा कि अपने पर्यावरण को किस तरह से बचाया जाए, तो वो कैसे करेंगे? तो ये भी एक कारण है, तो इसलिए लोगों को भी एक तरह से शिक्षित होना पड़ेगा, यानी कि ये जो इन्वायरमेंट की जो स्टडी है वो सभी लोगों को करानी पड़ेगी, तभी जाके उन्हें पता चलेगा कि इसके इम्पोर्टेंस क्या है, और इसे हम लोग किस तरह से रोक सकते हैं। अभी की जो पॉल्यूशन बढ़ रही है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, कितना ज़्यादा खतरा हो रही है, तो ये सब चीज़ें के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं 7 नंबर जो पॉइंट दिया गया है कि जो देखिए कीटनाशक, यानी कि अभी हम लोगों ने बात किया कि जो मिट्टी है, तो अभी के टाइम में जनसंख्या बढ़ रही है, पर लोग क्या कर रहे हैं, मिट्टी तो उतनी ही है, यानी कि भूमि तो हमारी उतनी ही है, और उसमें अधिक से अधिक अन्न को उपजाने के लिए, यानी कि फसल को पैदा करने के लिए अलग अलग तरह के कीटनाशक जो दवाइयाँ होती है उसे लोग प्रयोग कर रहे हैं, और मिट्टी की जो उर्वरा जो शक्ति है ना वो क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। तो उससे क्या हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है, खतरे में पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा एक तरह से नुकसान हो रही है। उसके बाद वनों का विनाश, यानी कि ये तो सबसे मेन पॉइंट है कि वन, ये हर जगह लागू हो रहा है कि वन काटने से बहुत पोल्यूशन फैल रहा है, यानी कि वन जो है, यानी कि जो जंगल है वो एक तरह से बहुत जो है वो पोल्यूशन को कंट्रोल करता है, पर अगर वन ही नहीं रहेगा, यानी कि जो जंगल ही नहीं रहेंगे, पेड़ ही नहीं रहेंगे, तो फिर वो किस तरह से उसे रोकेंगे? तो ये सारे जो पॉइंट है, अभी हम लोगों ने जो सभी पॉइंट बात की, ये सारे जो मेन पॉइंट है हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करने के, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। लोग अगले पॉइंट पे आते हैं, तो अगला जो हमारा पॉइंट दिया गया है तो वो है हमारा वैश्विक पर्यावरण समस्या क्या होती है, यानी कि देखिए पूरी दुनिया के लिए जो पर्यावरण जो है वो एक तरह से समस्या, यानी कि क्या क्या समस्या है पूरी दुनिया के लिए, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो वैश्विक यानी कि पूरा, जैसे कि ग्लोबल जो इन्वायरमेंट जो प्रॉब्लम है वो क्या क्या है, उस पर हम लोग अब बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो समस्याएं अभी के टाइम में जो बढ़ रही है, तो वो धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में बढ़ रही है, एक जगह नहीं है, कोई एक कंट्री में नहीं है, सभी जगह हो रही है। और इसके कौन कौन से जैसे कारण है, या कौन कौन सी ये समस्या है, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, ओजोन छिद्र, यानी कि आपको पता होगा जो ओजोन है तो वो सूरज से आने वाली जो पैरावैगिनी जो किरणें होती है ना उसे रोकता है, बट अभी के टाइम में इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है कि वो जो छिद्र है ना वो पतला हो गया है, जिसके कारण सूरज की जो किरणें हैं ना वो डायरेक्टली हमारे जो भूमि है, यानी कि हमारा जो पृथ्वी है उस पर धीरे धीरे करके पड़ने लगी है, और जिसका असर जो है वो जीवों पर, मनुष्य पर, अलग अलग तरह के जो प्राणी है उस पर पड़ रहा है। तो ये क्या एक तरह से खतरा है, पूरे विश्व के लिए एक तरह से खतरा है।
फिर हम लोग बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस आपको पता होगी, तो ये जो होती है, तो ये एक ऐसा एक तरह से ग्रीन हाउस जो एक तरह से ग्लास होता है, जिसमें जो अलग अलग तरह के पौधों को उगाया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है ना कि अब देखिए अभी के टाइम में क्या होगा कि हर मौसम में हर इंसान को हर तरह के खाने यानी कि फल सब्जियां चाहिए। तो इसमें क्या किया जाता है कि उसी सभी जो पौधे हैं उसको उगाया जाता है, और इससे जो गैस निकलती है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा जहरीली है, काफ़ी ज़्यादा डेंजर टाइप की होती है, जो हमारे वातावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। तो ये भी एक कारण है, और पूरे विश्व में ये कारण जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब नुकसान हो रहा है हमारे पर्यावरण को, यानी कि हमारी पृथ्वी को। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि मरुस्थलीय जो जगह है, यानी जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं, तो वो क्या एक तरह से और ज़्यादा वहाँ की जो भूमि है उससे और अनुपजाऊ करें, यानी कि मरुस्थल जो जगह है, तो वो भी एक तरह से हमारे जो पर्यावरण है उसको एक तरह से क्या कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है। अब जैविक विविधता का नुकसान, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी, हम लोगों ने बात किया कि जो जीव है वो सभी एक दूसरे पे बैलेंस बना कर रखे हैं। अगर जीव धीरे धीरे करके मतलब खत्म हो जाएंगे, तो हमारा पर्यावरण क्या होगा, वो भी एक तरह से खत्म हो जाएगा ना। तो अभी के टाइम में जो जंगलों की कटाई हो रही है, तो उसमें जो छोटे मोटे जो जीव है तो वो भी मर जा रहे हैं, उनका भी नुकसान हो रहा है। और इससे जो हमारा इको जो सिस्टम है ना, बायोडाइवर्सिटी हो गई, ये सभी क्या हो रहा है, बैलेंस का इनका जो बैलेंस है ना, तो वो बिगड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें हो गई। नाभिक जो आपदाएं होती है, यानी कि अभी हम लोगों ने बात की कि परमाणु जो ऊर्जा होती है उसका परीक्षण किया जाता है, जिससे कि बहुत तरह की जहरीली गैसें निकलती है, और उससे क्या होता है, हमारा जो पर्यावरण है, यानी कि पूरा विश्व का पर्यावरण उससे क्या होता है, प्रभावित होता है, काफ़ी ज़्यादा उससे प्रभावित होता है। और ये सब जो चीज़ें हैं, जैसे कि खतरनाक जो अपशिष्ट जो प्रबंध होते हैं, तो वो सब चीज़ें हो गई। तो इन सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि शहरीकरण का विकास इतना ज़्यादा हो रहा है, उद्योगी जो चीज़ें हो रही है, ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे जो पर्यावरण है, पूरे विश्व का जो पर्यावरण है, वो एक तरह से काफ़ी गिरावटी आ रही है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा वो एक तरह से खतरे में पड़ रहे हैं। अब हम लोग कैसे इसको रोक सकते हैं, तो कुछ उपाय पे हम लोग बात करेंगे कि इसके थ्रू हम लोग ये जो पर्यावरण का जो संकट है वो किसी हद तक कम किया जा सकता है। जैसे कि पहला, तो घर की खाली जो जगह है या जो भी ज़मीन है, तो उसकी बालकनी हो गया, छत हो गया, हर जो भी जगह आपके पास खाली है वहाँ पर पेड़ों को उगाने का हमें ट्राई करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अभी के टाइम में जगह तो शॉर्टेज हो रही है, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हमें पेड़ों को उगाने के लिए भी जगह चाहिए। उसके बाद हम लोग जो देखते हैं, आग्नेय जो खाद होते हैं, जो गोबर हो गया, इन सब का क्या करना, प्रयोग करना है, यानी कि अधिक से अधिक इन सभी चीज़ों का प्रयोग करें। उसके बाद हम लोग कपड़े के जो बने झोले होते हैं ना, जो बैग होते हैं, तो उनका हम लोग प्रयोग करें, यानी कि कागज़ के बने या फिर कपड़े के बने अगर हम लोग बैग को यूज़ करते हैं, तो उससे हमारा जो प्लास्टिक है वो कम होगा, क्योंकि प्लास्टिक जल्दी ख़राब नहीं होता है। बट आपके जो कपड़े के हो गए या फिर जो पेपर के हो गए, ये सब जो थैले होते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इससे हमारा जो पर्यावरण है वो एक तरह से खतरे से बच सकता है। और जो प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक को हम लोग कम से कम यूज़ करें इस तरह से। उसके बाद खिड़कियों में जो खिड़की जो होती है या फिर जो भी आपके खुले जगह है, तो वहाँ पर ट्राई करें हम लोग कि वहाँ की जो विंडोज़ है उसको ओपन रखने का, और जो सूरज की किरणें हैं वही सूरज की जो रोशनी है उसी का हम यूज़ करें, और लाइट जो पंखे, यानी कि बिजली का यूज हम लोग कम से कम करें, यानी कि जो नेचर चीज़ें हैं उसका हम लोग इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो ये सब कुछ पॉइंट है जिससे अगर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वैसे तो और भी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी, पर ये बेसिक चीज़ें हैं जिसका यूज हर इंसान को करनी चाहिए अपने घरों में। तब जाके हम लोग थोड़े हद तक अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। नहीं तो फिर हमारा पर्यावरण जो है आने वाले जो टाइम है उसमें और ज़्यादा बैड कंडीशन में हमें देखने को मिलेगा। अगले पॉइंट पे आते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक दिया गया है 13 नंबर, तो इसमें हमें करना है कि आपदा क्या है, उसके प्रकार, और फिर हम लोग चिपको आंदोलन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए आपदा को अगर हम लोग सिंपली समझते हैं, तो इससे क्या होती है, यानी इससे क्या होती है कि बहुत ही जन हानि होती है, यानी कि बहुत लोगों का नुकसान होता है, उससे हम लोग आपदा बोलते हैं। यानी कि आपदा किसी एक इंसान के लिए नहीं होती है, मतलब इससे बहुत लोग जो है प्रभावित होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा उन लोग पे असर होता है, काफ़ी ज़्यादा उनका नुकसान होता है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। अब आपदा कितने तरह की होती है, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि मानव के द्वारा जो एक आपदा होती है और एक प्रकृति के द्वारा आपदा आती है, तो दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं।
तो देखिए इतना तो हमें पता चल गया कि आपदा जो होती है उससे बहुत लोग प्रभावित होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपदा कितने प्रकार की होती है। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि आपदा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। अभी हम लोगों ने जाना कि जो प्राकृतिक एक आपदा होती है, दूसरी जो होती है वो मनुष्य के द्वारा बनाई गई आपदा होती है। तो प्राकृतिक आपदा में क्या क्या चीज़ें आती है उसे हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए ये जो आपदा होती है यानी कि प्रकृति के द्वारा जो आती है, जैसे कि भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, या फिर भूस्खलन, बाढ़, सूखापन, वनों में आग लग जाना, शीतल जो लहरें आती है वो, समुद्री तूफान और ताप लहरें जो होती है, सुनामी जो होती है, बिजली का गिर जाना, बादल का फट जाना, ये सब जो आपदाएं आती है वो प्रकृति के द्वारा, यानी कि उसमें इंसान मतलब कुछ नहीं कर सकते, वो प्रकृति के द्वारा आती है। तो इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत लोगों का, एक तरह से आप समझ सकते हो कि कितने लोग मर जाते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, घर वो सब कुछ डूब जाता है या बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ये जो प्राकृतिक आपदा आती है। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि जो मनुष्य के द्वारा जो बनाई जाती है, तो मनुष्य के द्वारा जो आपदा आती है वो कैसी होती है। तो देखिए इसको यानी कि मनुष्य के द्वारा, यानी कि मनुष्य भी जो है वो बहुत तरह की आपदाएं ला देता है। अब जैसे कि बम का विस्फोट, यानी कि इसमें तो नेचर कुछ नहीं कर सकती है ना, लोग अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए या फिर नए नए जो चीज़ें हैं उसका, टेक्निकल चीज़ें हैं उसका आविष्कार करते हैं, जिसके लिए वो बम का आविष्कार करते हैं। इतनी सारी ये सब भी आपदाएं होती है अभी के टाइम में। इतना ज़्यादा आतंकवादी आप सुनते होंगे, इतने लोग मर जाते हैं बॉर्डर पे या जो भी, इतनी सारी, तो ये क्या, ये मनुष्य के द्वारा आपदा आती है। कल कारखानों से जो जहरीले गैस निकलते हैं जिससे लोग बहुत मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, तो ये सब क्या है, मनुष्य के द्वारा ही तो बनाई जाती है ना। अब जैसे मिट्टी की कटाई हो गया, तो मिट्टी की कटाई तो उसमें इंसान कितने मिट्टी को कटाव कर देते हैं। जनसंख्या में एक तरह से वृद्धि हो रही है, तो ये सब क्या है, जनसंख्या में तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें तो प्रकृति का कोई हाथ नहीं है। और एक तरह से देखोगे वायु दुर्घटना होती है, आग लग जाती है, अलग अलग तरह की बीमारियां आती है, तो वो सब क्या है, वो मनुष्य के द्वारा ही उसका प्रभाव जो है हमें देखने को मिलता है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब जैसे हाल ही में जो कोरोना चल रहा था, तो वो क्या, वो मनुष्य के द्वारा ही वो एक तरह से महामारी हो गई, तो इससे क्या, कितने लोग, पूरी दुनिया कितनी ज़्यादा परेशान हुई। तो ये सब मनुष्य के द्वारा, यानी कि मनुष्य की गलतियों के चलते ये सारी आपदाएं जो होती है, ये सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये आते हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान करते हैं लोगों का, यानी कि पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो जाती है। अब इसके कारण क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो ये जो आपदाएं आती है तो इसके कारण क्या है, तो पहला, जैसे कि आप देखते होंगे कि समुद्र में तापमान बढ़ जाता है और वायुमंडल में जो वाष्प की जो मात्रा है वो बढ़ने लगती है, जिसके कारण कहीं कहीं आप देखते होंगे कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कहीं सूखापन आ जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब जो है आपदा के कारण है। और दूसरा पॉइंट में हम लोग देखेंगे जैसे आग लग जाती है, कहीं कहीं आपने ऐसे, मैंने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जहाँ पर आग लग जाती है, जिससे कि कितने बड़े बड़े घर हो गए, लोग हो गए, कितनी सारी चीज़ें जल जाती है, तो वो क्या होता है, नुकसान होता है। तो ये आग लगने से भी एक तरह के ये कारण होते हैं, यानी कि ये भी एक कारण में हम लोग ले सकते हैं। में जैसे वायु दुर्घटना, यानी कि अभी हम लोगों ने बात किया कि वायु, जैसे कि प्लेन हो गया, तो प्लेन में जैसे आग लग जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी जितने लोग हैं या फिर जो जहाज है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो ये भी एक तरह से कारण है। बम का फट जाना, रासायनिक जो आपदाएं होती है वो सारी चीज़ें इसमें आती। तो ये सभी जो पॉइंट दिए गए हैं ये सारे आपदाएं, यानी कि सब कारण है। महामारी हो गई, मिट्टी का कटाव हो गया, ये सभी जो है वो आपदा के कारण है, यानी कि आपदा इन्हीं से आती है। और ये सभी, इसमें मनुष्य का सबसे बड़ा हाथ होता है कि देखिए हमारी ही गलती की सज़ा हमें मिलती है। हम जो करते हैं, अब नेचर के संग हम लोग जो चीज़ करेंगे उसका रिटर्न हमें नेचर देता है। तो ये सब चीज़ें होती है, तो ये सारे आपदा होते हैं। तो ये सब चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा चिपको आंदोलन को समझ लेते हैं, ये भी आपके सिलेबस में दिया गया है। तो देखिए चिपको आंदोलन क्या होता है, तो चिपको आंदोलन जो है एक तरह से पर्यावरण को बचाने के लिए ये आंदोलन को चलाया गया था। और ये आंदोलन जो था वो उत्तराखंड में था। ये जो आंदोलन है वो हुआ था जो पेड़ की कटाई को रोकने के लिए, यानी कि लोग इतना ज़्यादा पेड़ की कटाई करना शुरू कर दिए थे कि जो लोग हैं वो इसको बचाने के लिए खुद जाके पेड़ से वो चिपक जाते थे और एक तरह से बोलते थे कि मतलब हमें पहले मारिए उसके बाद आप पेड़ को काटिएगा। इस तरह से मतलब वो लोग विद्रोह कर रहे थे, यानी कि एक तरह से पेड़ को बचाने के लिए ये आंदोलन को चलाया गया था।
तो अब ये शुरू कब हुआ था उसको भी आप उससे भी आप नोट कर सकते हैं, जो कि 1974 में ये आंदोलन जो था वो शुरू हुआ था। अब इसमें कुछ जो प्रमुख जो नेता थे, यानी कि इस आंदोलन को शुरू किए थे, या फिर इनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल था इस आंदोलन में, जैसे यहाँ पर दिया गया। तो देखिए इसमें सबसे पहले सुंदर लाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौड़ा देवी के नेतृत्व में, यानी कि ये जो थे इन्होंने ही, यानी कि ये कुछ प्रमुख नेता थे इस आंदोलन के, जिन्होंने इस आंदोलन को चलाया था। तो ये सारी बेसिक चीज़ हो गई जो चिपको आंदोलन से लेकर था। अब देखिए हम लोगों ने इतने टॉपिक को इस वीडियो में अच्छे से डिटेल में समझा। कुछ और पॉइंट भी इसमें होगा, बट इतने सारे टॉपिक को हम लोगों ने एक वीडियो में कंप्लीट किया, तो थोड़ा मोड़ा कुछ छूट भी गया होगा, तो आप अपने से भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इस बुक को। और गाइज ये तो हमारा जस्ट एक टॉपिक था। अब इसके बाद एक और वीडियो हम लोग लाएंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे इसमें के जो शॉर्ट क्वेश्चन है, कि MCQ टाइप के जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग बात करेंगे। बिकॉज आपके जो क्वेश्चन आएंगे इस बुक से वो MCQ टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो वो वीडियो हम लोग जल्दी लाएंगे। उसमें आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, इस बुक से पूरे क्वेश्चन को लिया जाएगा और कुछ अदर जो क्वेश्चन है उसको भी इसमें ऐड किया जाएगा। ओके, तो आप इसको अच्छे से पूरा डिटेल में देख लीजिएगा। बुक को भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी अगर हेल्प मिली होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको और किस बुक पे चाहिए प्लीज़ कमेंट करिएगा। ओके, तब तक आप अच्छे से स्टडी कीजिए। और नाउ बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।